इस वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सीमाओं को पढ़ने के पहले आप ये जान लो, जो पहला मॉडल आया था थॉमसन मॉडल, वो ये स्पष्ट नहीं कर सका कि परमाणु स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तो फिर बोर ने अपना मॉडल दिया और बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है और इलेक्ट्रॉन इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये कक्षा क्रमशः KLMN के नाम से जानी जाती है, या 1 2 3 4, और जो पास होता है नाभिक के उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और जैसे जैसे वो नाभिक से दूर होता जाता है तो कक्ष की ऊर्जा होती है बढ़ती जाती है। तो हम बोर के परमाणु मॉडल से हमें क्या क्या जानकारी हुई? सबसे पहला कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या हो गई। दूसरा, हम इनके मॉडल से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। सूत्र En, एन यानी ये कक्षों की संख्या, अगर एक है तो यहाँ एक लिखेंगे, दो है तो दो लिखेंगे, तीन है तो तीन, और चार है तो चार। तो En बराबर 2π² me के ऊपर 4 की घात Z² अपॉन n² h²। इस सूत्र में जो Z है वो परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। H को हम प्लांक स्थिरांक बोलते हैं। तो हम विभिन्न मानों को जब इसमें रखेंगे तो इस सूत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ये हमें बोर के परमाणु मॉडल से मिला। हम इससे बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। परंतु इन तमाम गुण के होने के बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके बारे में बोर स्पष्टीकरण नहीं दे सके। सीमित सीमाएं, या हम इसे कमियां कहते हैं। तो अब हम कमियां के बारे में जानेंगे। तो अब हम बोर के सिद्धांत की कमियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली कमी ये थी कि इनका सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या अच्छे से कर सका, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। तो उसकी व्याख्या तो उन्होंने अच्छे से कर दी, लेकिन जिस तत्व में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बहु इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। और अगला है कि जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलती है, तो जब उस रेखाओं को उच्च क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो उसमें से क्या पाया गया कि असंख्य सूक्ष्म रेखाओं में ये विभक्त होती है। तो ये असंख्य सूक्ष्म रेखाएं कहाँ से आ गई, उन्होंने इसकी भी व्याख्या नहीं की। जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं की। अब ये जीवन प्रभाव क्या है? जब किसी विकिरण उत्पन्न करने वाले स्रोत को किस क्षेत्र में रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो विकिरण उत्पन्न करने वाला स्रोत चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? अपने समकोणिक सूक्ष्म रेखाओं में विपाटित हो जाता है। तो जब किसी विकिरण उत्पन्न करने वाले स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अपने समकोणी कई रेखाओं में विभाजित हो जाता है या विपाटित हो जाता है। इस प्रभाव को सबसे पहले जीमन ने देखा था, इसलिए हम इसे जीमन प्रभाव कहते हैं और इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। इसी प्रकार स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर पाए। स्टार्क प्रभाव सेम जीमन प्रभाव के जैसा है, अंतर इतना है कि जीवन प्रभाव की व्याख्या विद्युत क्षेत्र जीवन प्रभाव की व्याख्या चुंबकीय क्षेत्र में होती है और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या विद्युत क्षेत्र में होती है। तो जब किसी विकिरण उत्पन्न करने वाले स्रोत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अपने समकोणी कई रेखाओं में विभाजित हो जाती है या विपाटित हो जाती। इस चीज को हम स्टार्क प्रभाव कहते हैं और इसकी व्याख्या भी बोर ने नहीं की। और जब दिशात्मक बंध बनता है तो उससे अणुओं की संरचना की व्याख्या भी उन्होंने नहीं की। और इस प्रकार जो आधुनिक सिद्धांत आए है ना, नए सिद्धांत आए, डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तो हम बोर के सिद्धांत के द्वारा इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये है बोर के सिद्धांत की सीमाएं।